Hello everyone, myself Anand Dwivedi welcome you all to the e-learning platform of St. Michael Academy, Betia. Dear students, today we are going to study the geography of class 10, chapter 6, manufacturing industries. Topic for today's study is contribution of industry to national income. हमारे देश के राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में इंडस्ट्री का कंट्रीब्यूशन क्या है? Over the last 2 decades, the share of manufacturing sector has stagnated at 17% of GDP out of total 27% for the industry, which includes 10% for mining, quarrying, electricity and gas. लास्ट 2 डिकेड से यानी पिछले 20 वर्षों से जो शेयर है हमारे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का वो 17% रहा है हमारे जीडीपी का। टोटल इंडस्ट्रियल सेक्टर का जो शेयर है जीडीपी में वो है 27%, जिसमें से 17% मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री का है। रिमेनिंग 10% जो है वो माइनिंग, क्वेरिंग, इलेक्ट्रिसिटी और गैस इंडस्ट्री का है। दिस इज मच लोअर इन कंपैरिजन टू सम ईस्ट एशियन इकोनॉमीज वेयर इट इज 25 to 35%। अगर हम इसका कंपैरिजन ईस्ट एशियन इकोनॉमीज के साथ करें, हमारे पूरब के देशों की अर्थव्यवस्था के साथ करें, तो वहां पर ये 25 से 35% तक है। यानी हमारे मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज का कंट्रीब्यूशन देश के जीडीपी में काफी कम है। द ट्रेंड ऑफ ग्रोथ रेट इन द मैन्युफैक्चरिंग ओवर लास्ट डिकेड हैज बीन अराउंड 7% पर एनम। हमारे मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज में जो डेवलपमेंट का ट्रेंड देखने को मिला है, ग्रोथ का जो ट्रेंड देखने को मिलता है वो 7% ही है। द डिजायर्ड ग्रोथ रेट ओवर नेक्स्ट डिकेड इज 12%। अगले डिकेड में जो डिजायर्ड ग्रोथ रेट है वह 12% है। सिंस 2003 मैन्युफैक्चरिंग इज once again growing at the rate of 9 to 10%। 2003 के बाद से मैन्युफैक्चरिंग में ग्रोथ 9 से 10% देखने को अब मिल रहा है। With appropriate policy intervention by government and renewed effort by the industry to improve productivity। और इसका जो ये रिजल्ट देखने को मिल रहा है, ये रिजल्ट गवर्नमेंट के इंटरवेंशन की वजह से हुआ है। गवर्नमेंट इसमें काफी अधिक एक्टिव रोल प्ले कर रही है। इसने इंडस्ट्रियल सेक्टर को एक तरह से रिन्यूड सा कर दिया है। इकोनॉमिस्ट प्रेडिक्ट दैट मैन्युफैक्चरिंग कैन अचीव द टारगेट ओवर नेक्स्ट डिकेड। तो हमारे जो इकोनॉमिस्ट हैं उनका प्रेडिक्शन है कि अगले डिकेड में हमारा लक्ष्य पूरा हो जाएगा, जो 12% का लक्ष्य रखा गया है। द नेशनल मैन्युफैक्चरिंग कॉम्पिटिटिवनेस काउंसिल NMCC हैज बीन सेट अप विद दिस ऑब्जेक्टिव। और इसी ऑब्जेक्टिव को प्राप्त करने के उद्देश्य से एक संस्था गठित की गई है जिसको नेशनल मैन्युफैक्चरिंग कॉम्पिटिटिवनेस काउंसिल कहा जाता है, जिसको शॉर्ट में आप NMCC कह सकते हैं। इंडस्ट्रियल लोकेशन यानी इंडस्ट्री का लोकेशन कहाँ होना चाहिए। इंडस्ट्रियल लोकेशंस आर कॉम्प्लेक्स इन नेचर। अगर हम इंडस्ट्रियल लोकेशन को देखें तो ये नेचर में कॉम्प्लेक्स है। These are influenced by availability of raw material, labor, capital, power and market, etc. इंडस्ट्रियल लोकेशन कहाँ होते हैं, किन चीजों से प्रभावित होता है इंडस्ट्रियल लोकेशन? उनमें है रॉ मटेरियल। जहां पर रॉ मटेरियल्स होंगे इंडस्ट्री वही लगेगी। जहां पर लेबर मिल पाएंगे वही इंडस्ट्री लगेगी। कैपिटल, पावर, मार्केट ये ऐसी चीजें हैं जिसकी आवश्यकता इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए होती है। It is rarely possible to find all these factors available at one place। लेकिन एक सच्चाई ये भी है कि ये जो सारे फैक्टर्स हैं, रॉ मटेरियल्स, लेबर, कैपिटल, पावर, मार्केट, ये सभी एक जगह पर उपलब्ध हो, ये रेयरली पॉसिबल है। शायद ही ऐसा हो पाता है। Consequently, manufacturing activities tends to locate at most appropriate place where all the factors of industrial locations are either available or can be arranged
एट लोअर कॉस्ट। तो इंडस्ट्रीज के लिए आइडियल लोकेशन वह होता है जहां पर इन सारे फैक्टर्स को, सारी चीजों को कम से कम खर्च पर अरेंज किया जा सके। आफ्टर एन इंडस्ट्रियल एक्टिविटी स्टार्ट्स, अर्बनाइजेशन फॉलोज। जब इंडस्ट्रियल एक्टिविटी शुरू हो जाता है तो फिर अर्बनाइजेशन यानी शहरीकरण की प्रक्रिया शुरू हो जाती है, अपने आप ये हो जाता है। समटाइम्स इंडस्ट्रीज आर लोकेटेड इन और नियर द सिटीज। कभी कभी इंडस्ट्रीज को सिटीज के नजदीक लगाया जाता है। दस इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड अर्बनाइजेशन गो हैंड इन हैंड। तो इस तरह से अर्बनाइजेशन और इंडस्ट्रियलाइजेशन ये साथ साथ डेवलप होता है। सिटीज प्रोवाइड मार्केट्स एंड ऑल्सो प्रोवाइड सर्विसेज सच एज बैंकिंग, इंश्योरेंस, ट्रांसपोर्ट, लेबर, कंसल्टेंट्स एंड फाइनेंशियल एडवाइसेस। ये सुविधाएं हैं ये सभी शहरों से मिल जाता है, सिटीज से मिल जाता है। कौन कौन सी चीजें सिटीज प्रोवाइड करती हैं? तो मार्केट्स मिलता है, बैंकिंग, इंश्योरेंस, ट्रांसपोर्ट, लेबर, कंसल्टेंट, ये सारी सुविधाएं मिल जाती हैं। Many industries tend to come together to make use of advantages offered by the urban centers known as agglomeration economies. बहुत सारे दूसरे इंडस्ट्रीज भी यहाँ पर लगने शुरू हो जाते हैं और एक साथ मिल करके प्रोडक्शन को बढ़ाना चाहते हैं, क्योंकि इससे उन्हें भी लाभ होता है। तो इस तरह का जो अर्बन सेंटर डेवलप होता है उसको एग्लोमरेशन इकोनॉमीज कहा जाता है। ग्रेजुअली अ लार्ज इंडस्ट्रियल एग्लोमरेशन टेक्स प्लेस, और इस तरह से एक बहुत बड़ा इंडस्ट्रियल एग्लोमरेशन वहां पर देखने को मिलता है। एग्लोमरेशन का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो होता है संचय करना, जमा होना, एक जगह बहुत सारे इंडस्ट्रीज का या बहुत सारे उद्यमों का एकत्र हो जाना। तो एग्लोमरेशन इकोनॉमीज वहां पर डेवलप होता है, ये हमने समझा। In the pre-independence period, most manufacturing units were located in the places from the points of view of overseas trade, such as Mumbai, Kolkata, Chennai, etc. जैसा कि हम जानते हैं हमारे देश की आज़ादी के पहले जो भी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स लगाए गए थे वे अधिकांश इस दृष्टिकोण से लगाए गए थे ताकि ओवरसीज ट्रेड करने में उन्हें सुविधा हो, यानी वो समुद्र से जुड़े हुए हों। तो ऐसे जगह कौन कौन से थे? तो मुंबई, कोलकाता और चेन्नई, ये तीन ऐसी जगह थे जहां पर सबसे अधिक इंडस्ट्री लगाए गए थे। Consequently, there emerged certain pockets of industrially developed urban centers surrounded by a huge agricultural hinterland. और इसी का परिणाम है कि कई इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हुए हैं जहां पर आसपास का एग्रीकल्चर रूरल एरियाज भी है जो काफी डेवलप है। Here in figure 6.1 you can see market linkage. What is market linkage? It is a diagram which shows how inputs, processing and output is done in the market. Inputs में क्या क्या होता है? तो रॉ मटेरियल्स, कंपोनेंट्स एंड पार्ट्स ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, जैसे लैंड है, लेबर है, कैपिटल है, इंटरप्रेन्योर, इंफ्रास्ट्रक्चर, ये सभी इसमें आते हैं। इन सभी की अरेंजमेंट जो होती है वो मनी से होती है, यानी पैसे से हम जमीन खरीद सकते हैं, जमीन को लीज पे ले सकते हैं, रॉ मटेरियल्स खरीद सकते हैं, और भी जितने फैक्टर्स हैं वो सभी अरेंज किया जा सकता है विद द हेल्प ऑफ मनी। And these inputs are transported with the help of transport. They are transported to factories. Transport के माध्यम से इन्हें हम फैक्ट्री तक पहुंचाते हैं। And in the factory, processing is done. And finally, outputs comes out. जो उसके outputs होते हैं वो तैयार हो जाते हैं। इस outputs को फिर ट्रांसपोर्ट की सहायता से मार्केट तक पहुंचाया जाता है। इन मार्केट वी वंस अगेन गेट मनी। मार्केट में जब हम अपने गुड्स को बेचते हैं तो हमें मनी प्राप्त होता है और फिर इस मनी का इस्तेमाल दोबारा से रॉ मटेरियल खरीदने में, लोगों की मजदूरी और सैलरी देने में की जाती है। तो इस तरह से एक लिंकेज यहाँ क्रिएट होता है फैक्ट्रीज का और मार्केट के बीच। द की टू डिसीजन ऑफ फैक्ट्री लोकेशन इज द लिस्ट कॉस्ट। सबसे जो मेन फैक्टर है इंडस्ट्रियल लोकेशन का वो ये है कि कम से कम खर्च आए, लिस्ट कॉस्ट यानी न्यूनतम कॉस्ट आए।
Government policies and specialized labor also influence the location of industries. हमने जिन चीज़ों को यहाँ पढ़ा था उसके अलावा गवर्नमेंट की पॉलिसी भी जिम्मेवार होती है इंडस्ट्रियल लोकेशन के लिए, और साथ ही साथ वहाँ पर जो लेबरर हैं उनकी क्वालिटी और उनकी क्वांटिटी कितनी है, लेबरर की क्वालिटी और क्वांटिटी भी इस इंडस्ट्रियल लोकेशन को प्रभावित करते हैं। फिगर 6.2 में आप आइडियल लोकेशन ऑफ इंडस्ट्री को समझ सकते हैं। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन एट साइट, यानी वह साइट आइडियल होगा जहां पर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन न्यूनतम हो, कम से कम हो, कॉस्ट ऑफ ऑब्टेनिंग रॉ मटेरियल कम हो, कॉस्ट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रोडक्शन, जो प्रोडक्ट्स तैयार होते हैं उनको मार्केट तक पहुंचाने में कम से कम कॉस्ट आता हो, एंड डिसीजन टू लोकेट फैक्ट्री एट साइट। जब ये चीज़ें होती हैं तो इन जगहों पर, ऐसे जगहों पर इंडस्ट्री लगाने का डिसीजन लिया जाता है।